सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आज आगाज़ करेंगे नैब, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं और बड़े बड़े रहनुमा जिनकी पेशियाँ हो रही हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, केसेस का सामना भी करना पड़ा मियाँ साहब को, क्योंकि अब वो बाहर तो आ चुके हैं। थोड़ी आसानी 6 हफ्तों के लिए उनके लिए हुई है, लेकिन नैब के हवाले से ही, नैब की जो इख्तियारात हैं उनकी तशरीह के हवाले से ही सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया अब से कुछ देर पहले, और नैब के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया और ये कहा कि नैब को ये इख्तियार हासिल है कि वो बगैर पेशगी इत्तला के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। अगर नैब के पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, तमाम तर सबूत मौजूद हैं, तो नैब किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है नैब की जानिब से। लेकिन नैब हम तवक्को करते हैं कि अपने जो इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ नहीं करेगा। ये कहना था सबसे बड़ी अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का। ये भी कहा गया कि कोई भी गिरफ्तारी ऐसी जिसमें शवाहिद पूरे हैं, उस गिरफ्तारी की पेशगी इतला देना ज़रूरी नहीं है, शर्त नहीं है। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और ये फैसला तहरीरी तौर पर सामने आ गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में आरिफ चौधरी, माहिर कानून है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और दीगर मेहमान हमें आगे जाके ज्वाइन कर लेंगे। आरिफ चौधरी साहब, माहिर कानून की हैसियत से आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि नैब के कवानीन पर, नैब के इख्तियारात पर तो हमेशा से आवाज़ उठाई जाती है, हमेशा उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन अब बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ जाया है कि भाई नैब जो है वो इख्तियार है उसके पास कि वो किसी को इत्तला दिए बगैर ही गिरफ्तार कर सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पर मुझे कहा है कि मैं आपको बताऊं, अपनी राय दूं। बात यह है कि ये जहां तक नैब आर्डिनेंस का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल वही कुछ बताया है, वही कुछ कहा है जो नैब आर्डिनेंस में मौजूद है। नैब आर्डिनेंस में सेक्शन 24 यही है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई ऐसा मटेरियल मौजूद हो तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, नैब के चेयरमैन उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये बात पुलिस के कानून में भी, यानी पुलिस के पास भी ये इख्तियार मौजूद है कि जब उनके पास कोई कॉग्निजेबल केस आ जाए जिसमें काबिल दस्तअंदाजी पुलिस, तो वो FIR दर्ज करने के बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है या चौंका देने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ वही कुछ बताया गया है जो नैब आर्डिनेंस में है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नैब आर्डिनेंस का ये सेक्शन 24 जो है ये इस तरह का है कि इसे ऐसे रहना चाहिए या इसकी वजाहत होनी चाहिए। ये काम पार्लियामेंट का है, कोर्ट का ये काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें तब्दीली करे। और यही वजह है कि हर प्रोग्राम में जब भी ये बात हुई है तो मैंने ये कहा है कि इस वक्त नैब जो काम कर रही है वो अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक कर रही है, और वो दायरा इख्तियार वो है जो उससे नैब आर्डिनेंस ने दिया है 99 का, और वही इन्वोग है। अब जब तक वो आर्डिनेंस मौजूद है उसमें अपनी तौर पर कोई कोर्ट जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकती किसी सेक्शन को, यानी इंटरप्रेट भी इसके अलावा क्या किया जा सकता है कि जब एक क्लियर कट सेक्शन मौजूद है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। हाँ, ये सवाल उन लोगों के लिए ज़रूर है जो ये चाहते हैं कि डाइल्यूट किया जाए, तो फिर वो पार्लियामेंट में जाएँ, डिलिबरेट करें, और उन्हें देखना भी होगा कि इसके साथ ही पैरेलल 154 है सेक्शन, और उसमें भी पुलिस के पास इख्तियार है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें यानी पार्लियामेंट की हैं, इसमें अदालत का मामला जो है वो इतना ही था कि जो चीज़ उनके सामने आई उन्होंने वजाहत, बिल्कुल उन्होंने वजाहत की है। ज़ाहिर ये ऑर्डिनेंस 1999 है जिसकी वजाहत की गई। अमजद शुएब साहब, कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपका भी बहुत शुक्रिया कैसर साहब प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। अमजद शुएब साहब, नैब का तो यही ऑर्डिनेंस है, ज़ाहिर इसी ऑर्डिनेंस की तशरीह कर सकती है अदालत, और ज़ाहिर अदालत का काम तो कानून साजी करना नहीं है। लेकिन अब बातें की जा रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने दौर हुकूमत में नैब के में कोई तरमीम नहीं की,
लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नैब के कवानीन में तरमीम ज़रूरी है, होनी चाहिए थी, हमारी गलती है कि हमने नहीं की। तो आपको लगता है ये तमाम तर चीज़ें इसीलिए सामने आ रही हैं कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और फिर इल्ज़ामात भी नैब पर लगते हैं कि वो सिर्फ अपोजिशन के ही केसेस चला रहा है, अपोजिशन की गिरफ्तारियाँ कर रहा है, हुकूमत के नुमाइंदों को तो पकड़ा नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, वो ये कहें कि जी सिर्फ उनके खिलाफ ही हो रही हैं कार्रवाइयाँ, तो मेरा ख्याल है वो भी दुरुस्त नहीं है। सही। और ये कहना कि हम होते उस वक्त तो हमारी गलती कि हमने कानून को अमेंड नहीं किया, कानून में तरमीम नहीं की। वैसे तो जो करप्शन से रिलेटेड कवानीन हैं वो तो सख्त, जितने से सख्त से ज़्यादा सख्त किया जा सके उनको सख्त करना चाहिए, बजाय इसके कि उनमें इतनी नरमी, इतने झोल आ जाए कि वो कल को उतना इफ़ेक्टिव ही ना रहे। तो असूलन तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला होना चाहिए कि कवानीन इतने मजबूत हों कि करप्ट आदमी उसमें से निकल ना सके। हाँ, अलबत्ता नैब के लिए मैं समझता हूँ एक थोड़ा सा संजीदगी ज़्यादा होनी चाहिए उसमें। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद जब बातचीत निकलती है सामने, तहकीकात आती हैं, तो अगर किसी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ नहीं निकला या ये कि कल को रेफरेंस बनाया तो रेफरेंस बड़ा कमज़ोर और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, तो फिर वो यूँ लगता है कि नैब ने इख्तियार इस्तेमाल किया, लेकिन या तो गलतफहमी की बुनियाद पे या वैसे ही उसका गलत इस्तेमाल किया और किसी को अरेस्ट कर लिया। ये वो चीज़ है जिस पे कि एम्फेसिस है कि उस पर एहतियात करनी चाहिए कि जब आप किसी को अरेस्ट करें, इख्तियार आपके पास मौजूद है, लेकिन जिस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आप उसको अरेस्ट करना चाहते हैं वो कम से कम ऑथेंटिक हो और उसमें कुछ न कुछ पहले से काम कर लिया जाए, बिल्कुल, ताकि उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको यकीन हो कि जिसको हम अरेस्ट कर रहे हैं उसको कल को छोड़ना नहीं पड़ेगा और फिर उससे माजरत करनी होगी, या उसको छोड़ के तो फिर वो बाहर निकल के तो कानून का मजाक उड़ाए कि जी हमें दायर करने में भी ताकीद करने का इख्तियार तो रखा था। अपने केस को इतना मजबूत बनाया नैब के उस पर बैक, तो ये वो चीजें हैं जिधर नैब को अपनी वर्किंग इंप्रूव करनी चाहिए, वर्किंग इंप्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल सही पॉइंट है कि अमजद शुएब साहब, कैसर अहमद शेख साहब, ज़ाहिर है ये तो वही तशरीह थी जो कि ऑर्डिनेंस 1999 था, वो तशरीह कर दी है अब सुप्रीम कोर्ट ने। आपको क्या लगता है जब बात की जाती है पीपल्स पार्टी की जानिब से, खुद नून लीग भी कहती है बिल्कुल नैब के कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन अमजद शुएब साहब भी कहते हैं करप्शन के लिए कवानीन इतने सख्त होने चाहिए कि कोई इंसान करप्शन करने का सोचे ही ना, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक हो। क्या आप अग्री करेंगे अमजद शुएब साहब की इस बात से? बड़ा अच्छा कहा है, लेकिन नैब के कवानीन जो करप्शन के ख़िलाफ़ हैं वो तो बड़े सख्त होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या है जो हम तस्लीम कर रहे हैं कि भाई इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए थी और हमारे वक्त में नहीं हुई, ये भी आप देखिए आपके सामने है कि हमारे दौरों में नैब इतना सख्त, इतना ज़्यादा एक्शन नहीं कर रहे थे। नैब के बहुत कम केसेस थे, उस वक्त भी करप्शन के ख़िलाफ़ कानून तो मौजूद थे, नैब भी यही थी, लेकिन नैब ने वो कार्रवाइयाँ नहीं की जो कार्रवाइयाँ आजकल हो रही हैं। तो क्यों कर रही है नैब? आपको क्या लग रहा है? आपके दौर में भी तो ये कहा जाता है ना कि नैब के पीछे हुकूमत है, आज भी यही कहा जा रहा है नैब के पीछे हुकूमत है। पक्की बात ना हो, किसी की पगड़ी उछाल देना बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी कंक्रीट कोई इंफॉर्मेशन के, ये जो को हो रहा है। देखिए ना, आप नैब आगे सस्टेन तो कर नहीं पा रहे अदालतों में उनके केस, या वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रॉपर तैयारी नहीं होती। तो ये ख़ास तौर पे ख्याल करना है कि आप बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर ये केसेस बना रहे हैं, तो जब अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो नैब का केस अदालतों में ठहर नहीं सकता, तो फिर आप बताइए कि किस तरह हमारे मुल्क का क्या इमेज जा रहा है सारे अवाम के सामने और सामने दुनिया पूरी के सामने। तो बिल्कुल करप्शन के खिलाफ होने चाहिए केसेस, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि जिसका दिल चाहे, जिसका कोई एविडेंस भी नहीं है और आप किसी भी शोहरत वाले बंदे का आप उसकी पगड़ी उछाल दें, और ये फिर मुल्क में तो अनार्की बन जाएगी ना। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए ये अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है जो आजकल सामने आ रहे हैं ना, जो इम्प्लीमेंटेशन पहले ये जी के कानून भी यही थे और नैब भी यही थी, तो उसके बावजूद क्यों आज सबसे ज़्यादा पकड़ हो रही है और केसेस को परसू किया जा रहा है?
पहले ऐसा क्यों नहीं था? यही तो सवाल मैं कर रही थी कैसर अहमद शेख साहब। चले ठीक है सर, पॉइंट टेकन। चले, आपने कहा मैं बात से एग्री करता हूँ। आगे बढ़ना है, जरा जाली अकाउंट्स केस की भी बात करनी है, जिसमें जरदारी साहब ने अब गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अब ये तमाम तर जो गिरफ्तारी से बचने के लिए ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको दायर कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की है। एक जानब ये मामला है तो दूसरी जानब उनके ही खिलाफ एक नाअहली की दरख्वास्त उस्मान डार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने दायर कर दी है। और उनका कहना है क्योंकि उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं जरदारी साहब ने, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। और ये जो समाअत है वो 4 अप्रैल के लिए मुख्तस कर दी गई है। 4 अप्रैल जो कि बड़ा अहम दिन है खुद पीपल्स पार्टी के लिए। भुट्टो साहब की बरसी है और ये कहना है बिलावल भुट्टो का, जो कि इस वक्त ट्रेन मार्च में है, कि ये बड़ा तारीख साज जलसा होगा। ये किस हिसाब से तारीख साज होगा ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। क्योंकि अगर हम ट्रेन मार्च की तारीख की थोड़ी सी बात करें कि ट्रेन मार्च इससे पहले भी कई अदवार में किया गया है। और पहले जब ये ट्रेन मार्च किया गया था तो 1967 में किया गया था 22 जून को। और उस वक्त जो है वो अयूब खान से इख्तलाफात थे और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और रहनुमा साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी काबीना से इस्तीफ़ा दिया था। और उसके बाद जाके वो उन्होंने ये ट्रेन मार्च किया था। लाहौर से सफ़र करने का उन्होंने फ़ैसला किया था ट्रेन के ज़रिए। और लाहौर पहुंचने पर लोगों ने उनका बेपनाह और बेमिसाल इस्तकबाल किया था। उसके बाद पिंडी से लाहौर तक के ट्रेन के सफ़र ने भुट्टो पर लोगों का हुकूमत मुखालिफ रुझान भी वाज़े किया था। उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने भी ट्रेन मार्च किया था और ये ट्रेन मार्च किया गया था 1995 में। और उस वक्त उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जो तमाम तर उस वक्त के इक़दाम थे उसके तमाम तर इख्तलाफ पे ये ट्रेन मार्च किया था। और उस वक्त जो ट्रेन मार्च था उसे नाम गया था तहरीक निजात का। और ये तीसरी नस्ल है भुट्टो ख़ानदान की, यानी कि बिलावल भुट्टो साहब ये ट्रेन मार्च कर रहे हैं। अलबत्ता इस ट्रेन मार्च के हवाले पार्टी वाज़े नहीं कर सकी है कि ये एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है, क्या ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है, महंगाई के ख़िलाफ़ है। लेकिन ये कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो की जानिब से कि ये ट्रेन मार्च जो है ये आगे बढ़ के एक तारीख़ी ट्रेन मार्च की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अलबत्ता वो जो रुक के ख़िताब कर रहे हैं, अपने ख़िताब में उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। ये अवाम दुश्मन हुकूमत है, ये कठपुतली हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। महंगा हुआ रोटी और नान, ये है नया पाकिस्तान। खान साहब ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ECL से हट गया। किसी और से बात करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि कैसर साहब मुझे आपसे इसका जवाब देना चाहिए। ये जोड़ा कैसे है बिलावल साहब ने अपनी बात में कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, और फिर वो दूसरी बात को इस तरह जोड़ते हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूँ मियाँ साहब को कि वो जेल से बाहर आ गए हैं। अब वो जेल से बाहर आके अपना इलाज करवाएंगे, क्योंकि हम अपने नाज़रीन को भी याद दिला दें कि इससे यानी कि कल वाले फैसले से सिर्फ एक रोज़ कबल ही उन्होंने साथियों से गुफ्तगू में कहा था वज़ीर आज़म ने कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, कोई डील नहीं होगी। ये बात जो उन्होंने जोड़ी है बिलावल साहब ने, आप इसको किस तरह देखते हैं कैसर साहब? जी कैसर साहब, गालिबन कैसर साहब मुझे सुन नहीं पा रहे। उससे पहले ज़रा मैं आरिफ साहब से इस बात का जवाब ले लेती हूँ। आरिफ चौधरी साहब, बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कल वाली बात पर भी। आज ये ट्रेन मार्च और फिर इसकी एक तारीख है, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह का ट्रेन मार्च आज के दौर में कर पाएगी, या फिर ये वाकई वही है ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम है? बात यह है कि ये जो ट्रेन मार्च है इसकी बुनियादी वजह वो केसेस हैं जो इनके ख़िलाफ़ आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ हैं, और एक केस में इनका भी नाम आता है बिलावल भुट्टो साहब का। और यही वजह है कि इस ट्रेन मार्च में आपको वो जोश और वलवला, वो एंथुजियाज़म नज़र नहीं आ रहा जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में था या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में था। क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ट्रेन मार्च किया था तो वो एक आमरीत के ख़िलाफ़ था, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किया था तो वो भी एक सिविलियन आमरीत के ख़िलाफ़ था। और वो सिविलियन आमरीत चूँकि अब इनकी साथी है,
यानी इनके साथ मिली हुई है और ये उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, इसलिए अवाम जो है इस मखमसे में है कि अब किसे रहनुमा करे कोई। अब इनकी जान बचाने के लिए, इन्हें उन केसेस से छुड़वाने के लिए अवाम जो है वो उस अंदाज का उनका हजूम क्यों बाहर आएगा। यानी ये तो बहुत वही चंद लोग आ सकते हैं जिन वो किसी ना किसी अंदाज में उस मफाद में शामिल हैं। आम आदमी तो जो है वो करप्शन के जहर की वजह से जो उसे हलकान है और वो खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है वो, और पानी, साफ पानी तक नहीं उसे मुयसर आ रहा। और थर की जो सूरत हाल है और वहाँ जहाँ ये हुकूमत कर रहे हैं वो यानी सारे मामलात इस तरह के हैं कि वो लोग जो है वो इतनी परेशान है, तो वो किस तरह इनका साथ दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आखिरी बात जिसे पहले मुझे करना चाहिए था, जिस तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो ये इनफैक्ट उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप नहीं भी चाह रहे तो हमें तो NRO जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को किसी ना किसी अंदाज में मिल रहा है। यानी वो अपनी उनकी नाकामी कह रहे हैं कि जनाब आप चूंकि इसको अगर इसके साथ जोड़ दें तो आप ही कह रहे हैं आप तो नहीं दे रहे हमें, लेकिन हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है, आप चाहें ना चाहें लेकिन NRO हमें मिल रहा है। ये आपने इस बात से अक्स किया है। अमजद शरीफ साहब, आपको भी ऐसे लगता है कि अगर मैं भुट्टो साहब के ट्रेन मार्च में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो यानी कि बिलावल भुट्टो के ट्रेन मार्च की बात करूं तो उनमें उतना ही फ़र्क है जितना पीपल्स पार्टी के उस वक्त के और अब के सियासी हालात में है? देखिए, बात यह है कि आज तो वो पीपल्स पार्टी कहलाने की हकदार भी नहीं रही। जो लोग चला रहे हैं उनका पीपल पार्टी से कोई आप कह लीजिए कि जैसे हम नज़रियाती ताल्लुक़ कहते हैं वो तो कतन नहीं है। और फिर वो पार्टी थी जो कि चारों सूबों में थी और वो आपकी फेडरेशन की अलामत होती थी। आज सोकड़ के वो इंटीरियर सिंध में चले गई है, तो पार्टी तो ना रही ना, वो तो अब एक इलाकाई पार्टी की तरह चल रही है। बहरहाल हर पार्टी के थोड़े बहुत तो लोग होते ही हैं, उनके वर्कर वगैरह हर जगह मौजूद होते हैं। तो एक ट्रेन के सामने, डब्बे के सामने अगर 4 लोग जमा हो जाएं तो वो बात नहीं कही जा सकती। लेकिन एक दूसरी जो चीज़ है वो ये है, मैं समझता हूँ कि बिलावल का अपना एक कैरियर अच्छा बन सकता था। बिलावल जरदारी ने जब आके शुरू में तकरीरें की थी तो लगता था कि वो सिंध में गवर्नेंस इंप्रूव करना चाहते हैं, मेरिट लाना चाहते हैं, करप्शन कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई बड़ी अच्छी तकरीर थी जिसमें कुछ होप नज़र आती थी। लेकिन ये है कि बिलाखिर वो अपने से चढ़े और वो अब उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रंटमैन के तौर पे सामने रखा हुआ है, एक पोस्टर बॉय के तौर पे, और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनका अपना कैरियर भी बिलावल का इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि जब आप दुनिया की एक परसेप्शन भी मौजूद है और केसेस भी बड़े वाज़े सामने आ रहे हैं कि करप्शन केसेस हैं, सैकड़ों के हिसाब से आपके फेक अकाउंट्स निकल रहे हैं, तो उस वक्त अगर इंसान अपनी बेगुनाही सिर्फ ज़बानी सबूत ना दे और ज़बानी बातचीत से कहे तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, लोग यकीन नहीं करते। तो उससे आपके अपने ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। दर हकीकत वो आपसे NRO मांग रहे हैं, वो कहते हैं आपने कालअदम जमातों को NRO दे दिया, हालांकि NRO तो किसी को नहीं दिया, उनकी तहकीक हो रही है। लेकिन वो जब ये दोनों चीजें मिलाते हैं तो वो ये कहते हैं कालअदम जमातों को तो आपने NRO दे दिया, तो हमें आप जेलों में डालने में, दूसरे लफ्जों में भी हमें NRO क्यों नहीं देते? आपने उनकी इस बात को इस तरीके से अक्स किया। बिल्कुल सही अमजद शरीफ साहब, पॉइंट टेकन सर। मैं ये समझ रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी वो जिनको इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, बिल्कुल सही, अगर उनको NRO दिया जा सकता है, जो कि हकीकतन नहीं दिया गया, जो गलत बयानी है, लेकिन वो कहना यही चाह रहे हैं कि उनको दिया जा सकता है, तो हम जैसे मस्कीनों को, गरीबों को क्यों नहीं आप देते? हम तो गरीबों के अकाउंट ही खोलते रहे ना, गरीबों के नाम पे अरबों रुपया जमा कराते रहे। बिल्कुल सही, तो हम तो बड़े बड़े मस्कीन हैं, हमें ज्यादा NRO की जरूरत है। कैसर साहब, आपने क्या नतीजा अक्स किया? बिलावल साहब ने जिस तरह दोनों बातों को जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे इमरान खान साहब मैं NRO नहीं दूंगा, और फिर उन्होंने दूसरी ही बात को इस तरह जोड़ा कि मुबारकबाद पेश करता हूँ मियाँ साहब को कि वो जेल से बाहर आ गए और अब उनका जेल के बाहर इलाज होगा। आपको क्या लग रहा है, दोनों बातों को जोड़ा क्यों है उन्होंने? जी देखिए ना, बड़ा रेलेवेंट बात है कि दोनों बातों को जो जोड़ना है तो उन्होंने जोड़ना ही है ना। देखिए ना, बात ये हुई है कि ये जैसे अमजद शुएब साहब कह रहे हैं, अगर ये बिलावल बात कर रहे हैं तो ये बात ये नेशनल एक्शन प्लान पे हमारी राय ये है कि पूरी पार्लियामेंट में डिबेट होनी, ये बात सारी खुल के सामने आ जाएगी कि किस बात को वो कह रहे हैं, किन को कलअदम तंजीमें कह रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं कि कौन सी, वो उनसे पूछा जाएगा ना वहाँ के किन तंजीमों को आप कलअदम कह रहे हैं और क्या NRO हुआ है उनसे, और क्यों
जो करप्शन के मामला हैं उसको देखिए ना, अभी नेशनल एक्शन प्लान पे हमारी पार्टियों का तो राय यही है ना, आप असेंबली में आए और इसकी डिबेट फुल फ्लैज। अब ये क्यों, इस क्या डर है किसी को भी, हर चीज हर एक के सामने आ जाए, असेंबली में तो आए और बहस भी करें, और ये होनी चाहिए कैसर साहब। लेकिन जाहिर है आज एक इजलास था नेशनल एक्शन प्लान पर, जो कि जो लोग थे वो आज शरीक नहीं हुए, बाइकआउट किया, तो वो इजलास मुलतवी हो गया। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद भी इशूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। एक और अफसोसनाक वाक़या, हवा की बेटी को एक बार फिर जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। कभी बाप, कभी भाई, कभी शौहर, और ससुराल वालों से ज़्यादा जुल्म और सितम का शिकार होती हैं हमारे यहाँ माशरे की ख़वातीन। और अफसोस के साथ एक ऐसा ही वाक़या लाहौर में पेश आया, जहाँ पर काना रोड पर ये थाने में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये खातून जिनका नाम अस्मा है, उनका ये वीडियो पैगाम जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फिर हुक्काम की भी आंखें खुली और उन्होंने इस वाक़े का नोटिस तो लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है, कब तक इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे? कुछ वजूहात की बिना पर मैं वो वीडियो क्लिप ना दिखा सकती हूँ आप लोगों को, ना वो बातें सुना सकती हूँ, क्योंकि वो बातें ऐसी हैं कि हम उसको ऑन एयर भी नहीं कर सकते। जितना जुल्म सितम उस खातून के ऊपर किया गया है, और वो उसके अपने ही शौहर ने किया है जिससे उसने पसंद की शादी की थी, कि तमाम तर मामला है क्या। इस पर हमारे नुमाइंदे हैं जाबर वखास, जो कि रिपोर्ट हमें करते रहे, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। जाबर, वो वीडियो क्लिप तो मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आप ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि अस्मा के साथ उसके शौहर ने ये जुल्म सितम जो किया, ये क्या मामला क्या है? जी भी, ये अस्मा जो है, इसकी तकरीबन 4 साल पहले इस फैसल नामी शख्स से शादी हुई थी और ये इनकी पसंद की शादी थी। और अस्मा जो है वो ज़ाहिर है कि उसके माँ बाप जो हैं फौत हो चुके हैं और वो उसका घर में कोई भी ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है। और वो इस शख्स के बारे में यही उन्होंने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है, जो उन्होंने FIR दर्ज करवाई है, और जो उनका वीडियो पैगाम था कि इसमें उन्होंने ख़ासतौर पर यह कहा है कि उनके जो शौहर फैसल जो है वो अपने जो दोस्त हैं उनके सामने उन दोस्तों के सामने जो है वो डांस करने पर मजबूर करते थे, रक्स करने पर मजबूर करते थे। और जब रक्स नहीं करती थी वो, तो उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। इससे पहले भी उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज जो है वो उन्होंने जब अस्मा ने इनकार किया तो इस बात पर उसके जो उसका शौहर था फैसल, उसने जो है वो अपने मुलाजिम के साथ, राशिद के साथ मिलकर उसके बाल भी काट दिए, उसके सर पर ढक्कन मारा गटर का, और अलावा उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया, उसको घर में उल्टा लटका दिया गया, बरहना तौर पर लटका दिया गया। और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुई और फिर वो थाना पहुंची। लेकिन थाना पहुंचकर उसको एक अलग एक मुश्किल का सामना ये था कि जिस थाने में वो पहुंची, थाना कान्हा में, तो वहाँ पर जाकर उसने जब अपनी दरख्वास्त जमा करवाई, जो एक फ्रंट डेस्क बना होता है जहाँ पर कंप्यूटराइज एक दरख्वास्त पहले जमा होती है, उसके बाद FIR होती है, तो उसके बाद कोई कार्रवाई देखने में नजर नहीं आ रही थी, बल्कि FIR दर्ज करने के पैसे मांगे गए। जो मौक़िफ़ है, जो वीडियो पैगाम उसने दिया है, उसके अंदर वो बेरमला ये कह रही है कि मेरे साथ जो बदसलूकी हुई उसके ऊपर जब वो थाने में तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए गई तो उस वक्त भी उसके साथ जो है वो अच्छा रवैया नहीं था कानून के मुहाफ़िज़ों का, और उन्होंने उनसे पैसे तलब किए, मेडिकल करवाने के पैसे तलब किए। और उसके बाद फिर कल FIR के ऊपर देखा जा सकता है कि कल 26 की जो तारीख है वो दर्ज की गई है, हालांकि वो परसों गई थी थाना में, और थाना में जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कल भी जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बावजूद कोई ऐसी कार्रवाई देखने में नहीं आई जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कानून जो है वो अपनी हरकत में आ चुका है। लेकिन आज जब मीडिया में ये खबर चली, उसके बाद तकरीबन 30 घंटे, जो 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जो मुलज़म है उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें IG पंजाब अमजद सलीमी साहब ने जब नोटिस लिया, इसके अलावा शहरियार रफीदी साहब ने नोटिस लिया, और अब तक जो है वो शरीफ मज़ारी साहब भी इस बात पर नोटिस ले चुकी हैं। तो ये तमाम वो प्रेशर बिल्डअप हुआ, जब मीडिया का बिल्डअप हुआ प्रेशर, तो उसके बाद से ही ये पुलिस की फुर्तियां जो है वो सामने आई, और उसके बाद हमने देखा कि वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये वीडियो क्लिप आई तो फिर तमाम तर इंतजामिया भी हरकत में आ गई है। आरिफ चौधरी साहब, ये किस दौर में हम जी रहे हैं? ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, कई केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, खवातीन को इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो मर जाती हैं, अपनी जान से चली जाती हैं। ये जुल्म सितम कब तक होता रहेगा? और हमारा कानून इतना कमज़ोर क्यों है कि अगर कोई लड़की जाती है रिपोर्ट कराने थाने तो उससे पैसे मांगे जाते हैं? ये कानून इतना कमज़ोर नहीं, बुनियादी तौर पर कानून पर अमल दरामद करने वाले इदारे जो हैं वो इस कदर करप्ट हैं, और उनके ऊपर जो इंचार्ज हैं, सियासी रहनुमा हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इतने नाअहल हैं
कि उन्हें नीचे किसी को खौफ नहीं है कि यानी वो ख़ास तौर पे वो पार्टी जो तब्दीली का नारा लेकर आई थी उसने भी ना वो मेरिट सामने रखा और ना इस तरह की अपॉइंटमेंट्स की कि हर शख्स को पता हो कि जनाब मेरे ऊपर कानून का शिकंजा मौजूद है और अगर मेरे ख़िलाफ़ शिकायत होगी तो जनाब मेरा अशर बहुत बुरा होगा। आप देखें कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस जो बाद में बनते हैं, इवन हाई प्रोफाइल बनने के बाद भी पुलिस वाले लोगों से पैसे मांगते हैं, यानी और इससे पहले भी पैसे मांगते हैं खातून जाके वहाँ, यानी तो इस हद तक यानी बेहिसी मैं समझता हूँ इसमें इंतज़ामिया को बराह रास्त और यानी मैं मुर्दे इल्ज़ाम ठहराऊँगा और जिसके सरबराह चीफ मिनिस्टर पंजाब है। और बदकिस्मती तो ये है अब तो चूँकि चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि जी सुओ मोटो तो एक्शन हम लेंगे नहीं, और सुओ मोटो एक्शन ना लेने का मतलब ये होगा कि जो लोगों को कुछ खौफ था ये इस तरह के लोगों को जो पुलिस को खास तौर पे वो खौफ भी उनका खत्म हो गया। यहाँ पर पुलिस का खौफ उस तरीके से नहीं है, ज़ाहिर पुलिस उस तरीके से काम ही नहीं करती है, इदारों का खौफ नहीं है क्योंकि इदारे इस तरह से काम नहीं करते, जो बासर होता है जो ताकतवर होता है वो छूट भी जाता है बल्कि पकड़ा ही नहीं जाता। अमजद शुएब साहब, ये निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है, आखिर क्या तब्दील करने की ज़रूरत है? इस तरह की हवा की बेटियों के साथ ये जुल्म सितम कब तक होता रहेगा? जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं उनका क्या, और जो रिपोर्ट हो जाते हैं उन पर भी कुछ नहीं हो पाता। ये चंद दिन खबर गर्म रहती है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, इस केस में फैसल नामी आदमी को ये अंदाज़ा था कि ये औरत बेयारो मददगार है, इसका कोई फैमिली या कोई बचाने वाले पीछे लोग नहीं हैं, और उसने उसका एक नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये वो माशरे के अंदर एक ख़राबी जो एक्सप्लॉइट करना, ये हमेशा से चला आ रहा है और देहातों में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देहातों में जाके देखें तो इंसान बाद औक़ात हैरान रह जाता है कि हम अपने शहरों में तो औरत को ताज़ीम देते हैं और उनको तरजीह दी जाती है कि आप और आदमी ख़ुद काम कर लेगा, औरत को बोझ उठाने नहीं देंगे। लेकिन देहातों में आप देखें तो आदमी हुक्का पीता हुआ आगे जा रहा होता है, अगर रेलवे स्टेशन पे जाना तो पीछे बक्सा सर पे लदा हुआ वो औरत उठा के लेके आ रही होती है। अब ये हमारे दीन की तो तालीम नहीं है, ये तालीम माशरे की पैदा करदा है। लेकिन अमजद साहब, अब तो ये शहरों में भी देखने में आ रहे हैं इस तरह के। अभी कुछ रोज पहले एक वाकया हुआ, अब इस चीज को जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को गोली मार दी और फिर इल्जाम अपने बच्चे पर लगा दिया, वो भी आपकी नजरों से गुजरा होगा। वो भी है। और जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस सिर्फ ये औरत का नहीं, आदमी भी जाके FIR दर्ज कराए तो पैसे मांगेंगे उससे। ये हाथ जो होने वाली थी जो हुई नहीं और लटक ही गया मामला, और किसी भी दौर में नहीं हुई, तो वक्त के साथ साथ बिगाड़ तो बढ़ता जाता है। जैसे अभी आरएस चौधरी साहब कह रहे थे कि डिपार्टमेंट जो है जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है कानून, वो जब इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने ज़ाती मफादात की वजह से, पैसे की वजह से या नाहलियत की वजह से, तो ये तो हुकूमतों ने चीज़ें दुरुस्त करनी है। जब आप इस्लाहात नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट्स का तो यही होगा रवैया। लेकिन ये वाक़यात होते क्यों हैं? होने नहीं चाहिए। असल तो दुख वो है, और वो यही है कि माशरे में आप देखिए कि जो तालीम का निज़ाम है वो भी ऐसा ही है कि आपने किसी को एहसास नहीं दिलाया, शऊर नहीं है कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि आप किसी खातून की मजबूरी का फ़ायदा उठा के, किसी भी शख्स का, आदमी की भी मजबूरी का को फ़ायदा उठा के अगर उसको एक्सप्लॉइट करे और इस तरह के उससे मुतालबा करे या उसको मारे, तो वो दुरुस्त नहीं है। एक इस्लामी रियासत में ऐसी चीज़ें होना, ये लाजमन एक माशरे की गिरावट नज़र आती है। मुझे तो यही लगता है। बहरहाल इस पे बहुत बड़ा काम होने की ज़रूरत है ताकि ये मुसीबत यहाँ से हटे, ये लोगों को ये जुल्म न सहना पड़े। और पुलिस का लाजमन इस्लाहात की ज़रूरत है। मेरिट बेस्ड पोस्टिंग्स होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड लोगों को पुलिस में भर्ती करना चाहिए, ना कि सियासी बुनियादों पे। अगर ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हम करेंगे तो आइंदा भी लोग ये भुगतते रहेंगे, ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। बिल्कुल सही। ये जो कल्चर है ये भी चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा निज़ाम भी दुरुस्त होना चाहिए, खौफ होना चाहिए लोगों में कि भाई अगर हम इस तरह कोई काम करेंगे तो फिर हमें सज़ा भी उसी नौयत की होगी। ये डर और खौफ ये तो रियासत पैदा करे, इदारे पैदा करें। बहुत शुक्रिया जाबर वक़ास आपका, हमें इस तमाम तरह स्टोरी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान पर जो लटकती हुई तलवार है ग्रे लिस्ट की, उस हवाले से बात कर लेते हैं। FATF के मुज़ाकरात का आज तीसरा रोज़ है पाकिस्तानी हुक्काम के साथ, और ये मुज़ाकरात में FIA, NACTA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुक्काम हैं जिनके साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। पाकिस्तान इस हवाले से ब्रीफिंग भी दे रहा है कि हसास इदारों की तरफ से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के क़वानीन हैं और जो रेगुलेशंस हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद किया गया है, ये रिपोर्ट भी दी गई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट जो है
और हिसाबदारों की तरफ से जो ब्रीफिंग है वो भी दी जाएगी। और साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से और दीगर ममालिक के साथ जो राब्ते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से क्या इक़दाम उठा रहा है, ये भी बताया जाएगा। किस हद तक पाकिस्तान मुतमईन कर पाएगा FATF के जो हुकाम हैं उनको, और क्या ये जो ग्रे लिस्ट की लटकती हुई तलवार है इससे पाकिस्तान निकल भी पाएगा या नहीं। आपको क्या लग रहा है अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान इक़दाम तो उठा रहा है लेकिन पाकिस्तान अपने इक़दाम के हवाले से क्या मुतमईन करने में कामयाब हो जाएगा कि पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी काम कर रहा है, जो दीगर इक़दाम उसको उठाने हैं जो कहे हुए हैं FATF के हवाले से वो भी कर रहा है, मुतमईन कर पाएगा पाकिस्तान FATF के हुकाम को? देखिए, ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि पाकिस्तान ने इस चीज़ पे बहुत काम किया और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में भी और अब भी बड़ा सीरियसली इस पे काम हुआ है। उसमें जो जहन में मेरा ख्याल है जो हमारे सोच थी यहाँ हुकूमत में वो ये थी कि ये हमारे अपने मुल्क के मुफाद में है कि हम इन मामलात को बिलाखिर ठीक कर लें। एक तरफ तो आपने FATF को मुतमईन करना ही करना है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आपके अपने मुल्क के मुफाद में है कि बजाय इसके कि वक्तन फ़क्तन हमारे ऊपर उंगलियां उठें, हमें ये चीज़ें दुरुस्त कर लेनी चाहिए। और उसी तनाज़ुर में बड़ा मेहनत से काम किया गया और बहुत कुछ ठीक कर लिया गया है। लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि इन अदारों में बड़ी कुव्वतों की सियासत बहुत ज़्यादा चलती है, ज़्यादातर उनके मफादात, उनकी सोच को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सारा कुछ कर लें और उसके बाद FATF जो है वो आके तो एक आपको क्लीन चिट दे दे, वहाँ पे इन्फ्लुएंस फिर भी काम करेगा। तभी आपने देखा कि हमारे वज़ीर ख़जाना ने FATF की मैनेजमेंट को ख़त लिखा कि वहाँ पे भारत को आपने कोचेयर बनाया हुआ है, नायब प्रेसिडेंट रखा हुआ है, तो ये जो कोचेयर वाली आपने अपॉइंटमेंट भारत को दी हुई है ये आप हटाएं, क्योंकि हमारे केस के मामले में फिर हमें फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और ये फैक्ट है। वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो उसका बैकग्राउंड ये है कि आजकल अगर आप पुलवामा के किस्से के बाद इंडियन लीडरशिप के बयानात देखें तो उनका सारा एम्फेसिस इसी पे है। वो कहते हैं जी हर हालत में हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाना है। सही। और ये जो हर हालत में कहते हैं ये खाली इंडिया नहीं है जो बोल रहा हो कि इंडिया इतना बड़ा इन्फ्लुएंस का मालिक आ गया, नहीं, ये उसके साथ अमेरिका शामिल है उसकी इस करतूत में। तो ये हमें जहन में रखना चाहिए कि ये भी पॉसिबल है कि सारा कुछ करके भी आप वक्ती तौर पे ये ग्रे लिस्ट से निकल सकें। अच्छा। हो सकता है ग्रे लिस्ट का पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाए। अच्छा। या आपको ब्लैक लिस्ट में वक्ती तौर पे कुछ अरसे के लिए डाल दिया जाए या क्लियर कर दिया। ये सारी चीजें ओपन रहेंगी क्योंकि इन्फ्लुएंसेस से। लेकिन अंदर साहब ये भी तो बात की जाती रही है ना कि FATF और वो अमेरिका अपने मुतालबात को तब्दील कर लेता है। वो मुतालबात जो पहले किए जाते हैं उसके बाद वो मुतालबात अचानक तब्दील भी कर दिए जाते हैं, नए मुतालबात लेकर FATF सामने आ जाता है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? वो इसी वजह से है कि ये आपको इतना आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। आप देखिए ना दूसरे मुल्कों का जो रवैया इंडिया के साथ मिलके वो जो कुछ करना चाह रहे हैं। जब पुलवामा का वाकया हुआ तो इधर इंडिया ने कहा कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है, एक वो वीडियो क्लिप या कोई जिसकी बुनियाद बना के, तो फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका ने कोई इंतजार नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी तहकीक करें, वो फौरन उन्होंने इल्ज़ाम धर दिया। बल्कि अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी भारत इस चीज़ का हक रखता है कि वो इन जहाँ से उसको ख़तरा पाकिस्तान में उस पर जाके हमला करे। तो ये वो चीज़ बताती है कि वो आपको आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। इस चीज़ को भारत ने जो इल्ज़ाम लगाया उसको एक लिहाज से बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने दुरुस्त मान लिया बगैर तहकीक के, और ये चीज़ इस्तेमाल होगी आपके खिलाफ। वो कहा जाएगा कि जी अभी भी ये टेररिज्म करवा रहे हैं और उनकी फंडिंग वगैरह आ रही है। तो इस वजह से ये कोई इखलाकियात या इंसाफ का मसला नहीं है। अच्छा। ये बहुत सारा सियासी मसला भी है और आलमी मुनाफकत का मसला है। आलमी मुनाफकत का मसला है। बिल्कुल अपने मकासद के लिए दारों को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल अपने मकासद के लिए दारों को हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। आरिफ चौधरी साहब, FATF यही चाहता है ना कि दहशत गर्दों की जो माली मुआवनत है उसके हवाले से पॉलिसी भी वाज़े करे, कानून साजी क्या की जा रही है इस हवाले से वो भी पाकिस्तान वाज़े करे। लेकिन पाकिस्तान ने आपको क्या लगता है कितने फीसद काम कर लिया है कि FATF मुतमईन हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने कितने फीसद मुतमईन किया है या नहीं कर सका, इस बारे में काफ़ी हद तक
उन्होंने बात जनरल अमजद शोएब साहब ने की है, लेकिन मैं आपको ख़ास तौर पे इंटरनल जो इसका बैकलैश है जो हम जब करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और आपके नाज़रीन की, कि आप देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पाकिस्तान इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है कि जिसमें पाकिस्तान के एक साबिक जो सदर हैं वो उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है, उसके अलावा उनके रफ़का के ख़िलाफ़ भी, और जितने लोग इन्वॉल्व हैं एक भरपूर एक्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिस्टेबलाइज करने और बैरूनी सतह पे यानी FATF को राज़ी करने तक के बयानात आ रहे हैं। आपने बिलावल भुट्टो साहब के बयानात तो सुने होंगे कि यानी ये सारे का सारा वो बैकलैश है और ये सारे का सारा वो रिएक्शन है कि वो कह रहे हैं कि जनाब आप तंजीमों के साथ जो प्रोस्क्राइब तंजीमें हैं वो उनकी मुआवनत कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर। ये इल्ज़ाम अंग्रेज़ी ज़ुबान में लगाना, पब्लिकली ये बात इंटरनेशनल मीडिया को पहुंचाना, इसका मतलब क्या है कि आप एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें कि जनाब ये देखें कि हम वो काम नहीं कर रहे जो हमें करने चाहिए। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि ये चीज़ें जो अंदर जाके यानी जहाँ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात होगी वहाँ करने वाली बातें हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा एविडेंस है तो वहाँ रिबटल की सूरत में भी हासिल आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि चूँकि हम एक तरफ पाकिस्तान सीरियसली मैं समझता हूँ कि इस सारे पीरियड में लगा हुआ है प्रोस्क्राइब तंजीमों के ख़िलाफ़ भी और बाकी जो उनका यानी मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ भी कवानीन भी बनाए गए और उन कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद हमें ज़रूरत ये है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करें और जिस तरह इंडिया के लोग जो हैं वो या इंडिया के सियासतदान जो है वो इन मामलात में इकट्ठे हो जाते हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियन इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें भी इकट्ठा होने की जरूरत है तमाम सियासतदानों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यार साहब पॉइंट। लेकिन अमजद शोएब साहब, अगर FATF का जो ये मुज़ाकराती वक्त है, अगर इससे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, अगर यहाँ मुतमईन नहीं कर पाते, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, दो तरह की ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अगर ये लोग मुतमईन नहीं होते तो हम अपने कम से कम दोस्तों को मुतमईन करें, जिसमें चाइना शामिल है, टर्की शामिल है और सऊदी अरेबिया है। उनको कन्विंस किया जाए कि देखें हमने जो कुछ किया है वो सारा उस चीज़ के मुताबिक है जो FATF हमसे मुतालबा कर रही थी और हमने करके दिखा दिया। लेकिन अब ये लोग मुतमईन नहीं, ये कोई और नया किस्सा लेके आ गए हैं, ये कोई चीज़ निकालने, तो हमारे दोस्त अगर कन्विंस होंगे तो हमें वहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सकती है। और अगर पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ पे मिले और वो इस चीज़ को रुकवाएं तो आपको कुछ वक्त और मिल जाएगा और फिर उसमें मज़ीद काम किया जा सकता है। सो एक तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमें साइमल्टेनियसली अपने दोस्तों को जो हमें वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, आपको लग रहा है पाकिस्तान ने सवाल से काम किया होगा अपने दोस्तों को एतमाद में लेने के हवाले से कि वो आपकी पॉलिसी को और नैरेटिव को आगे बढ़ाएं? बज़ाहिर लगता नहीं है अच्छा कि ये यहाँ पे, लेकिन अगर ये कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा रास्ता है। और दूसरी तरफ ये है कि हमें फिर एक नेगेटिव साइड है जो वो भी फिर हमें एक्सपोज करने के लिए भी मैदान में आना चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ ये साजिश कैसे जा रही है। अगर हम ये नहीं करेंगे जैसे भारत के मामले में मैं हमेशा रोज़ाना कहता हूँ कि देखिए 70,000 लोग हमारे मारे गए दहशतगर्दी से और 123 अरब डॉलर की हमारी इकॉनमी बर्बाद हो गई। हमारे पास भारत के सारी करतूतों के सबूत थे, कलभूषण है, एहसानुल्लाह एहसान है, सब थे। लेकिन क्या हुआ कि दुनिया के सामने भारत जाके दुखी और मजलूम बन गया और जिनके 70,000 मारे गए वो आज मुजरम है। उनको कहा जाता है कि आप दहशतगर्दी बंद कराएं। उसकी नाकामी ये वो बयानी है, वो आपके अंदर जो हमारी हुकूमतों की वो कोताही, जहां जैसे अभी आरिफ चौधरी बता रहे थे कि हमारे अपनी आस्तीनों में छुपे हुए, जैसे अभी बिलावल साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत के ऊपर वो इल्जामात लगा रहे हैं जो आपके दुश्मन भी नहीं बाहर से लगाते। तो वो चीज़ें करनी और ऐसी बातें, इससे मुल्क जो है वो उसको इस अच्छा सर, कलदम तंजीमों के हवाले से और ये बयानी अगर हमारा ठीक नहीं होगा। हाँ जी सर, लास्ट में बता दीजिए, कलदम तंजीमों के हवाले से जो हुकूमत कोशिशें कर रही है, कौमी धारे में लाना क्या इतना ही आसान होगा जिसकी बार बात की जाती रही है? पीपल्स पार्टी तो खैर इसकी मुखालिफ है, लेकिन यह वाकई यही हल है, इसके अलावा भी कोई और हल है? नहीं, देखिए बात यह है कि इसको जब आपने देखा तो ये यानी जो आप मामला में हैंडल कर रहे हैं, जैसे ये एक पूरी प्लान है जिसके तहत किया जा रहा है और वो काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा था।
उसको इस तरह हैंडल किया गया है कि इसमें से जो क्रिमिनल एलिमेंट हैं या ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर कोई ना कोई उंगली उठती है कि ये करते हैं वो करते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको तो आपने अलग कर दिया क्योंकि उनको मेन स्ट्रीम वगैरह करने का ना कोई फ़ायदा ना आप करेंगे। सो उनकी हैंडलिंग जो है वो अदालतों के जरिए होगी, कोई सबूत आपके पास होंगे तो सजा दिलवा सकेंगे। ठीक है। फिर बाकी जो जनरली किसी के पास अगर हथियार हैं तो डी वेपनाइजेशन का है, फिर बाकी लोगों की सोच का मसला है तो उनको डी रेडिकलाइज करने का है, उसके ऊपर काम हुआ है। तो ये प्लान के तहत काम करके फिर आप अपने लोगों को आम जिंदगी गुजारने दें। अगर वो मेन स्ट्रीम में किसी शक्ल में आना चाहते हैं, किसी तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल सही सर पॉइंट, लेकिन लास्ट उसके बात करें। बिल्कुल सही। आरिफ चौधरी साहब, नाकामी हो कामयाबी हो, दोनों सूरतों में अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं आता और सिर्फ ग्रे लिस्ट में ही रहता है जिसमें वो अभी भी है, तो फिर पाकिस्तान को कितना काम करने की मजीद ज़रूरत होगी FATF को मुतमईन करने के लिए? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और इस वक्त काम के साथ साथ उस काम का प्रोपेगेंडा करने की भी ज़रूरत है। अच्छा। और इंडिया के ख़िलाफ़ जो पूरी दुनिया को इस मामले में आगाह करना ज़रूरी है कि जो एट्रॉसिटीज़ इंडिया कर रहा है अपने कश्मीरियों के साथ और जो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों के साथ कर रहा है, उस मामले में मैं ये समझता हूँ कि हमारे तमाम वो जो ताल्लुक वाले लोग कांग्रेसमैन हैं या सेनेटर्स हैं या इधर बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं, उन सब को इन्वॉल्व किया जाए। यानी सिर्फ ये नहीं कि एक दो प्रोग्रामों में उनका गुफ्तगू उनकी कराने का लॉबी को तेज किया जाए। बिल्कुल सही। करके हर सतह पे कहा जाए कि इंडिया इन फैक्ट खुद दहशतगर्दी की यानी कि लॉबी सिस्टम जो है उसको तेज करने की जरूरत है। अपना नैरेटिव जो है मुख्तलिफ ममालिक में और ख़ास तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ तक पहुँचा दिया। आरिफ चौधरी साहब आपका भी, अमजद शुएब साहब आपका भी, FATF की जो हवाले से जो एक बदनामी की लटकती हुई तलवार है पाकिस्तान के ऊपर, क्या पाकिस्तान उससे निकल पाएगा, पाकिस्तान मुतमईन कर पाएगा या नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।